ससुराल जाने को तैयार निकट भविष्य में जाने वाली बेटियों से मेरा कुछ कहना है। ये वीडियो लड़कों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें भी कभी ना कभी अपनी बेटियों से कुछ कहना पड़ेगा, या ये वीडियो अपनी पत्नियों को सुनाएं। बेटे, जब आप ससुराल जाने को तैयार हो, जाने वाली हो, तुरंत ही या साल 2 साल में, 4 साल में, तो एक विशेष संस्कार आपको डेवलप करना चाहिए। आप जीवन भर सुखी रहोगी, नहीं तो ईर्ष्या की अग्नि में और तमाम सारी अग्नियों में आप जलती रहेंगी। आपने जो अर्न नहीं किया है उस पर आपका अधिकार नहीं है। एक सूत्र वाक्य है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जो आपने अर्न नहीं किया है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अर्न कैसे किया जाता है? अर्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब कोई चीज़ अर्न की जाती है। गृहिणियों का घर पर अधिकार क्यों होता था? अभी भी होता है, लेकिन क्यों होता था? क्योंकि गृहिणियाँ बाहर नौकरी नहीं करती थीं, घर में सेवा करती थीं। उस सेवा के बदले अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में बात करें, आधुनिक टर्म्स में अगर बात करें, तो उस सेवा के बदले कि जो वो बच्चों को जन्म देती थीं, पालती पोसती थीं, सास ससुर की सेवा करती थीं, देवर जेठ जेठानी इत्यादि का सम्मान और स्नेह रखती थीं, ननद का मित्रवत स्नेह रखती थीं, ख्याल रखती थीं, घर में जो भी कार्य थे उन कार्यों को पूरी तरह संपादित करती थीं और दिन रात लगी रहती थी। इसके एवज में उनको सास ससुर की ओर से जो सास का स्त्री धन है उसमें से कुछ हिस्सा मिला करता था। सास के पास जो जेवर हैं वो चढ़ावे के रूप में, शादी में चढ़ावे के रूप में वो उस स्त्री को दिए जाते थे कि आज से ये स्त्री धन तुम्हारा है, इस उम्मीद में तुम्हारा है कि तुम बेटा घर की देखभाल करोगी, घर के साज संवार करोगी, घर के छोटे बड़ों का ख्याल रखोगी। इसलिए अब संयुक्त तो परिवार है नहीं, लेकिन हक आपने जता दिया स्त्री धन के ऊपर। सास का स्त्री धन है, उस पर कानूनन उसका हक है। जो जेवरात हैं कानूनन सास का ही हक है, आपका कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार जो सास ससुर ने मिलकर या अकेले ससुर जी ने जो धन अर्जित किया और उससे जो मकान बनाया, जो ज़मीन खरीदी, जो प्लॉट खरीदे, जो शेयर खरीदे, जो सोना खरीदा, इस पर अधिकार उन सास ससुर का ही है। आपने अर्न नहीं किया है। आप परिवार की सेवा करिए तो आपको परिणाम मिलेगा। सास ससुर प्रसन्न होकर आपको अवश्य देंगे, या मरने के बाद छोड़ जाएंगे। मरने का इंतज़ार करिए फिर तो। बहुत से लोग करते हैं, कहने में बुरा लगता है, लेकिन असलियत तो यही है। तमाम लोग जो है सास ससुर के मरने का इंतज़ार करते हैं कि बुढ़ऊ 70 के हो गए, मर ही नहीं रहे, कुछ मिल ही नहीं रहा है। समझदार सास ससुर बीच में भी देते रहते हैं, कम से कम मैं तो देता रहता हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कभी भी कि मेरे बच्चे मेरे मरने का इंतज़ार करें। लेकिन अगर नहीं भी दे रहे हैं तो आपका कोई हक ही नहीं है। जिस पर कोई हक नहीं है, याद रखिए, जिस पर कोई हक नहीं है उसके बंटवारे की चिंता में अपने को तनावग्रस्त करना कहाँ का जायज़ है। सास तो सब देवरानी को ही दे देंगी, सास तो सब जेठानी को ही दे देंगी, वो तो उनकी प्यारी बहू है, चलिए हुआ करे। आपने तो अर्न नहीं किया। सास के पास जो जेवरात है या जो धन है, आपने अर्न नहीं किया। आपने कितना पसीना बहाया उसमें। अच्छा, आप अगर परिवार के लिए कुछ करती हैं तो अपने पति, अपने बच्चों के लिए करती हैं। सास ससुर के लिए आजकल कौन कर रहा है? दिल पे हाथ रख के एक बार सोचिए, एक बार बताइए कि सास ससुर की कितनी सेवा आप लोग कर रहे हैं। मेरे टाइम में तो सास के पैर दबाए जाते थे, रात रात भर जो है 2-2, 3-3 बजे तक मैंने देखा है कि सास के ऊपर पंखा जला जा रहा, बिजली के पंखे नहीं होते थे, कि सास जो है वो सो जाए, सुबह के टाइम में थोड़ी सी ठंडक आ जाती थी, तब बहू जो है दबे पाँव वहाँ से जाती थी।
मेरी एक मौसी थी, वो कभी मना ही नहीं करती थी कि अब बस करो बेटा, बहुत हो गया, अब थकान निकल गई, अब रहने दो। उनके पैर दबा रही हैं बहुएँ, एक बहू एक पैर पकड़े, एक बहू एक पैर पकड़े हुए। गरिमा तो तीसरी बहू नहीं थी, नहीं वो गला दबाती, लेकिन वो मना नहीं करती थी कभी भी। बहुएं झपकी ले लेके परेशान हो जाती थी। ये होती थी सेवा। ये सेवा तो अब होती नहीं है। आप लोग जो आधुनिक लड़कियां हैं वो तो मौखिक सेवा भी नहीं करती हैं कि जो है कि ज़रा प्यार से बोल भी लें। सासें तरस जाती हैं कि बहू के मुंह से बेटी की तरह की मधुर ध्वनि सुनने के लिए। आजकल ये स्थिति है। लेकिन मांगने के लिए कि सास के पास इतना जेवर है, पता नहीं किसको दे देंगी। और ससुर की मृत्यु अगर हो गई फिर तो कहना ही क्या। फिर तो ये लगता है लड़कों को अब तो जेवर पर सारा हमारा अधिकार हो गया, लड़कों को और बहुओं को। जबकि ससुर की मृत्यु के बाद सारा अधिकार सास का होता है कानूनन। विधि भी यही कहती है, और हमारे यहाँ के जो मिताक्षरादाय भाग वगैरह जो भी हैं ग्रंथ, वो भी यही कहते हैं। और नेचुरल लॉजिक भी यही कहता है कि पति की मृत्यु के बाद पति का सब कुछ पत्नी का है। नेचुरल नॉमिनी है पत्नी, लीगल नॉमिनी है पत्नी। तो आपका कहाँ से हो गया? आपने कमाया। घर के ऊपर दावा ठसक के साथ रहना चाहती हैं बहुएं। अभी हाई कोर्ट ने एक निर्णय में और सुप्रीम कोर्ट ने तस्दीक भी की उस निर्णय की कि ये निर्णय दिया कि सास ससुर को पूरा हक है बेटे बहू को घर से निकालने का अगर वो ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनकी मेहनत से कमाई हुई कमाई का घर है, उनके कमाए हुए पैसों का घर है, उस घर पर उनका अधिकार है। पुत्र होने का मतलब ये नहीं है कि अधिकार हो गया, और पुत्रवधू होने का मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपका अधिकार हो गया। आपका अधिकार कहाँ से हो गया? कानून की एक बात है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, और धन की परिभाषा जहाँ की जाती है जिस जगह पर, वहाँ धन की परिभाषा यही है कि जो अर्जित धन होता है वो अर्जन किया जाता है, या तो दान में प्राप्त धन हो या अर्जन किया गया हो। अर्जन करने का मतलब है आपने परिश्रम किया गया हो और उस परिश्रम को अगले पक्ष ने स्वीकार किया हो, और स्वीकार करके अगले पक्ष ने उस परिश्रम के बदले आपको कोई धन देने का वादा किया हो, या धन दिया हो, या वैल्यूएबल कंसिडरेशन कोई दिया हो, जैसे कि जेवरात हैं, आभूषण हैं वगैरह वगैरह, या ज़मीन जायदाद है, जो भी है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट नियम है एकदम से। तो आपका अधिकार कहाँ से हो गया? किस बात के लिए अधिकार हो गया? चढ़ाए में चढ़ाया शब्द होता है, यानी कि शादी में ससुराल पक्ष से जो जेवर दिए जाते हैं, जेवर तो सास के ही हैं बेटा, आपके तो नहीं है। आपने एक बूंद पसीना नहीं बहाया उन जेवरों को अर्न करने के लिए। तो कई बार इस बात तो बड़ी नाराज़ियाँ होती हैं कि वो जेवर दे दिया और फिर वापस ले लिया। वापस न लें तो क्या करेंगे? ये तो परिवार का जेवर है, सास का स्त्री धन है, ये उसने अपनी खुशी से तुम्हें दिया, शादी में शोभा बढ़ाने के लिए दिया कि इतना शोभा बढ़ाओ, पहनो, और वापस सास की तिजोरी में वापस। इसमें बुराई क्या है? इसमें क्या बुराई है? हाँ, मैं दहेज का समर्थन बिल्कुल नहीं करता, इसलिए अगर दहेज दिया जा रहा है तब तो बात ही अलग हो जाती है कि लोग दहेज की तुलना में कंपेयर करते हैं कि भाई 20 लाख दहेज दिया था तो 20 लाख की जेवर कम से कम सास दे। तो मैं दहेज वाले परिवारों की बात नहीं कर रहा, मैं तो उन परिवारों की बात कर रहा हूँ जहाँ दहेज दिया ही नहीं गया और बहू जो है स्त्री धन के ऊपर, सास के धन के ऊपर कब्जा किए बैठी है, और बल्कि रो रही इस बात के लिए कि सास कहीं दे ना दे दूसरी बहू को। और मज़े की बात है, खुद की शादी में 2 पत्तल बिछा के ज़मीन में पट्टी बिछा के और तो पत्तलों पे खाना खिला के और जो है बारातें विदा कर दी गई, तो दहेज के नाम पे 1 पैसा नहीं दिया गया। बारातियों को भोजन तक नहीं मिला। ये स्थितियाँ, दहेज क्या दिया होगा? जब बारातियों को नहीं खिला सके तो दहेज क्या दिया गया होगा? और उनको चिंता इस बात की है कि सास के पास जो धन है, जो जेवरात हैं, आभूषण हैं, वो कहीं दूसरी बहू को ना दे दें, जैसे कि मानो इन्होंने कमा के दिए हुए। सोचने वाली बात है, कितनी निम्न मनोवृत्ति है। वो कहने को पढ़ी लिखे में जो पढ़े लिखे की चरम सीमा होती है, मतलब हमारे देश में पढ़े लिखे की चरम सीमा जो होती है, उसके आगे कोई क्लास ही नहीं है। उतनी पढ़ी लिखी स्त्रियां इस तरह के टेंशन करती हैं, सास से सीधे मुंह नहीं बोलती हैं, सास को अपमानित करती हैं, जेल भिजवाने की धमकी देती हैं सास का नाम लेके। ये हालत है। सम्मान की तो बात छोड़ दीजिए, नाम लेके कि तुझे मैं जेल भिजवा दूंगी, जेल की चक्की पिसवा दूंगी, ऐसे शब्द बोलती हैं। किस वजह से? क्योंकि सास अपने जेवर, जो थोड़े से जेवर उनके पास हैं, उसकी पोटली सीने से लगाए हुए घूमती हैं कि कहीं कोई ले न ले।
ये उनकी परिवार की निशानी है, उनके परिवार के जेवरात हैं। कहीं कोई ले ना जाए, अपने साथ रखती हैं। कहीं जाती हैं, दूसरे बेटे के यहाँ जाती हैं तो वो जेवरात की पोटली अपने साथ ले जाती हैं। इस बात के ऊपर उस बहू रानी को बड़ा भारी कष्ट है, बड़ा भारी कष्ट है, जैसे कि बड़ा पसीना बहा के वो जेवरात कमाए हैं। मैं तो धिक्कार भेजता हूँ ऐसी स्थितियों को। तो बेटा, एक दिन मेरी बहू ने मुझसे कहा कि मेरे पिता ने हम बेटियों को, मेरे यहाँ 2 बहुएं हैं, दोनों बहुएं ट्विंस हैं, यानी हमारे समधी जी एक ही हैं, दोनों के पिता एक ही हैं, बहनें हैं और ट्विंस भी हैं। तो मेरी बहू ने कहा कि मेरे पिता ने हम बहनों को सबको हमेशा ये सिखाया है कि सास के धन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए बिल्कुल निरपेक्ष भाव से रहना। वो अपने पास रखें या तुम्हें दें तो तुरंत उन्हें वापस करना, इस्तेमाल करके जेवर पहन के, आभूषण पहन के शादी ब्याह में, उसके बाद उन्हें वापस करना, उस पर उनका अधिकार है। मेरे समधी जी भी एक साहित्यिक व्यक्ति हैं, मेरे ही विभाग में थे वो भी, मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, वो भी थे। हम लोग परम मित्र थे बहुत लंबे ज़माने से। इसके बाद ये तय हुआ कि बेटी बेटों की शादियां कर दी जाए। ये होते हैं संस्कार, ऐसे दिए जाते हैं संस्कार कि सास के धन के ऊपर से ज़बरदस्ती अधिकार न जमाना। ये मेरी बहुओं ने नहीं सीखा है। कोई उन्हें नाम मात्र के लिए रत्ती भर न धन का, न संपत्ति का, न जेवरात का लालच है ही नहीं। मेरे बेटों को तो है ही नहीं। हमारे संस्कार हैं। और ऐसे ही हमारे काउंटर फैमिली, यानी कि जो समधी साहब की फैमिली, यानी मेरी बहुओं की फैमिली, उन्होंने भी वही संस्कार दिए हैं। ये सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा है। यही संस्कार हम तुम बेटियों को देना चाहते हैं। अगर हमें पिता समान मानती हो, जो तुमने अर्न किया ही नहीं है उसकी चिंता किस बात की है? अगर सास किसी को देती है दे दे, तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है? कहाँ लिखा हुआ है? ये तो मरने के बाद बंटवारा होता है। गला घोंट दो फिर कर लेना बंटवारा। फिर तो यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपसे ये कहा जाए, तो ये तो मैं कहूँगा नहीं कि किसी का गला घोंट दो फिर बंटवारा करो। ये तो अपराध है। तो क्या आप कल्पना में उनका गला घोंटती रहती हैं? बंटवारा करने का मतलब जीवित रहते हुए, सास ससुर के जीवित रहते हुए बंटवारे की चिंता जिन्हें होती है, तो मुझे तो लगता है कि वो हत्यारे हैं, क्योंकि वो हत्या की ही बात सोच रहे हैं। इसका मतलब ये तो सोचने वाली बात है। वो जीवित हैं, बंटवारा किस बात का? जब न रहें इस दुनिया में तो टूट पड़ना कौवे चीलों की तरह से। खूब एक दूसरे को घायल करो, चाहे मारो कूटो, चाहे कुछ करो, खूब लात जूता करो, धमाल करो, अदालत करो, कोर्ट अदालत करो, कचहरी करो, वकीलों को पैसा दो, जो मर्जी है करो। क्योंकि जब संस्कार ही इतने निकृष्ट और इतने निम्न मिले हुए हैं, तो फिर और क्या होगा? लेकिन मैं अपने चैनल के व्यूअर्स को बहुत ऊंचा उठाता हूं, तो मैं तुम्हें एक ऊंचा संस्कार ये देता हूं कि जो तुमने अर्जित नहीं किया वो तुम्हारा नहीं है, कानूनन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं। और सबसे आसान सॉल्यूशन ये होता है कि अगर सास ससुर की मृत्यु हो जाए, जो उनकी संपत्ति उसको बाजार भाव से बेच दो और बराबर बराबर बांट लो। नहीं तो बंटवारा हो ही नहीं सकता कभी भी। कोई जेवर जो है वो 20 ग्राम का है, तो कोई जो है 11 ग्राम का है, तो कोई 31 ग्राम का है, तो कोई 49 ग्राम का है। कैसे बंटवारा होगा? सीधा साधा हिसाब है, बेच बाच के छुट्टी करो इकट्ठा, या एक भाई दूसरे भाई से खरीद ले पैसा देकर। बड़े आराम से निपट सकता है मामला। लेकिन बहुएं इसमें बहुत बदनाम है, क्योंकि सास से सीधा वास्ता बहुओं का पड़ता है, और बहुएं इतने कटु वचन बोलती हैं। सेवा के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, वचन की सेवा भी नहीं है, बोलने की भी सेवा नहीं है। मम्मी जी कहने में भी जबान घिसती है। ये हालत हो गई है। प्यार से बोलने की तो बात ही नहीं रह गई है, जबान घिसती है प्यार से बोलने में। ये स्थितियां हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से तुम बच्चों को यही संस्कार देना चाहता हूँ कि बार बार याद रखिए कि जो आपने अर्जित नहीं किया है, विरासत क्या चीज़ होती है? आपने विरासत के लिए किया क्या है?
क्या आपने बेटे बेटियों का फ़र्ज़ निभाया? अगर आप बहू हैं तो आपने बहू का फ़र्ज़ निभाया। बहू भी एक बेटी होती है, तो क्या निभाया? आप कहेंगे उन्होंने नहीं निभाया। अच्छा, उन्होंने नहीं निभाया, आपने नहीं निभाया, तो जेवर कहाँ से आ गए बीच में, है ना? जब उन्होंने नहीं निभाया और आप इसके प्रतिपक्ष में, उसके बदले में उनके प्रति आपने फ़र्ज़ नहीं निभाया, तो जेवर कहाँ से आ गए बीच में? भूल जाइए, फॉरगेट इट। मैं बताऊं अपनी बात कि मैं अगर ऐसा बवाल देखता तो मैं सारे जेवर बेच देता उठा के, और खूब पैसा उड़ाता तबीयत से, और मरने के बाद कुछ नहीं छोड़ जाता। ज़ीरो, ज़ीरो को चाहे जितने हिस्सों में बांट लीजिए, ज़ीरो ही रहेगा। ये बिल्कुल तय बात है। आप कहेंगे ये तो बड़ा असंभव काम है। मैं असंभव काम करना जानता हूँ। मैंने आज तक संसार में बहुत से असंभव काम किए जो दूसरे नहीं कर सकते, वो मैंने किए। तो इस संस्कार को अगर आप प्राप्त कर सकें तो अच्छा है, नहीं तो संस्कारों का अंतिम संस्कार तो आप लोग कर ही रहे हैं, युवा पीढ़ी। थैंक यू।